मॉर्निंग बच्चों, आज हम 12वीं क्लास में नाभिकीय रसायन यूनिट पढ़ेंगे। इस यूनिट के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड के द्वारा जो अंकों का आवंटन किया गया है उसमें नाभिकीय रसायन के लिए 5 अंक आवंटित है और इनमें से एक प्रश्न आएगा 2 अंक का और दूसरा प्रश्न आएगा 3 अंक का। इसके अलावा जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं आपकी पीईटी, पीएमटी, पीएटी, ये सब के लिए एक अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि नाभिकीय रसायन क्या है। नाभिकीय रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम नाभिक और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। नाभिकीय रसायन हो गया। नाभिकीय रसायन के बाद नाभिकीय अभिक्रियाएं। नाभिकीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वो अभिक्रियाएं जो परमाणु के नाभिक के द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं या ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें परमाणु के नाभिक परिवर्तित होते हैं, नाभिकीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब परमाणु का नाभिक मतलब हमें परमाणु की संरचना भी मालूम होनी चाहिए। तो परमाणु की संरचना अगर हम देखें तो हमें ये मालूम है, हमें ज्ञात है कि परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है और जिसके अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, है ना। इसके बाहर विशेष कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो पहले तो ये माना जाता था डाल्टन के समय कि परमाणु अविभाज्य है। अविभाज्य मतलब परमाणु को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और उसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की भी खोज की गई। तो हम परमाणु की अगर रचना देखें तो हमें मालूम है कि बीच में एक केंद्र होता है जिसको नाभिक कहा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? नाभिक। और नाभिक के अंदर कौन से कण हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है यही नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं या इनमें ही होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन क्या कहलाते हैं? नाभिकीय परिवर्तन होते हैं, है ना। तो अभिक्रिया में भी एक अभिक्रिया हो गई नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि नाभिक के द्वारा, नाभिक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्वारा जो अभिक्रियाएं प्रदर्शित की जाती हैं। जैसे कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो नाभिक के द्वारा प्रदर्शित होती हैं? एक होता है नाभिकीय संलयन और दूसरा होता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। नाम से समझ में आता है, संलयन का मतलब होता है जुड़ना। जब हल्के नाभिक आपस में जुड़ते हैं और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं नाभिकीय संलयन, है ना। इस क्रिया के फलस्वरूप बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। आप लोग पिछली कक्षा में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे सूर्य को ऊर्जा कैसे मिलती है? नाभिकीय हाइड्रोजन की नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा ही मिलती है, अपन पढ़ चुके हैं। दूसरा होता है नाभिकीय विखंडन। विखंडन यानी नाभिक का टूटना। तो जब भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटते हैं
तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप भी बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये हो गया नाभिकीय अभिक्रिया। अब परमाणु की संरचना तो आप पहले पढ़ चुके हैं, पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं ना। तो हमको मालूम है कि परमाणु का समस्त भार नाभिक पे स्थित है और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। ये नाभिकीय अभिक्रिया हो गई। और रसायन में अपन जो अभिक्रियाएं पढ़ते हैं वास्तव में वो कौन सी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं? रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हो ना। तो दूसरी अभिक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जो नाभिक के द्वारा उत्तरदायी नहीं है, वे अभिक्रियाएं जो इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रदर्शित होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसको बोल रहे हैं हम? ऐसी अभिक्रियाएं जो संयोजी कोश यानी संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन द्वारा संचालित होती हैं, है ना। अब अपन उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आप लोग पहले पढ़ चुके हैं किसी भी तत्व से यौगिक का बनना या परमाणुओं से मिलकर अणु का बनना। तो एक ही तत्व हो या अलग अलग तत्व मिलकर यौगिक बनाए, दोनों में क्या होगा? परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्रिया करते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कक्ष में, है ना। और क्लोरीन के पास बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। कैसे? 2, 8 और 7। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 17। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये एक। इनको अपना अष्टक पूर्ण करना है तो क्या होगा? इन दोनों के बीच में साझेदारी हो जाएगी और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा कर लेगा। या फिर दूसरी अभिक्रिया पद और ले लें, सोडियम, इसकी भी क्लोरीन से ही क्रिया करा देते हैं। सोडियम के बाहरी कक्ष में भी एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, ठीक है। और इस तरीके से सोडियम के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए जाने और क्लोरीन को उसको ग्रहण करने के कारण रासायनिक अभिक्रिया होगी और क्या बनेगा? कौन सा पदार्थ बनता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl बना। ये तो एक एक परमाणु वाली अभिक्रिया हो गई जिससे अणु बन रहा है। हम देख रहे हैं दूसरे प्रकार की अभिक्रिया जिसमें एक ही प्रकार के 2 परमाणु क्रिया में भाग ले सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 और 6। बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 2, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको कौन देता है? हाइड्रोजन के पास तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्या होगा फिर? 2 हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे और इस तरीके से कौन सा पदार्थ बनेगा? पानी। यहाँ पे बना NaCl और यहाँ पे बना HCl। तो ये अभिक्रियाएं किसके द्वारा प्रदर्शित हो रही हैं? संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। इसीलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, तो दोनों प्रकार की अभिक्रिया आपको समझ में आ गई। रासायनिक अभिक्रिया जो ये परमाणु में उपस्थित सबसे बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा नियंत्रित होती है या उसके द्वारा की जाती है। नाभिकीय अभिक्रिया परमाणु का ये जो नाभिक है, नाभिक के द्वारा प्रदर्शित होने वाली अभिक्रिया है। तो नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में ही अपने को पढ़ना है नाभिकीय रसायन के अंतर्गत, है ना। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं के बारे में मैं आगे बताऊं।
नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया पर अपन जब पढ़ते हैं तो हमको मालूम है एक एक उदाहरण, जैसे नाभिकीय संलयन का उदाहरण क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 सूत्र H2, है ना। हाइड्रोजन अपने दूसरे समस्थानिक के द्वारा जुड़ता है। इसको अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है तो इसको कहा जाता है प्रोटियम। अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन भी हो गया है, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और फिर हीलियम, है ना। तो हाइड्रोजन क्रिया करते हुए किस चीज का निर्माण करता है? हीलियम। इस क्रिया में नाभिक, हाइड्रोजन का नाभिक हल्का नाभिक है, यह हीलियम के भारी नाभिक में परिवर्तित होता है। संलयन हो रहा है ना, जुड़ रहे हैं। नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है, नाभिक के जोड़ने की भी क्रिया हो रही है। इस कारण इस क्रिया के फलस्वरूप बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी और यही सूर्य में ऊर्जा का कारण है। ठीक है। तो कभी बीच में एक बार पेपर में आया था कि कुछ लाख साल के पश्चात सूर्य जिससे अभी हमको ऊर्जा मिल रही है, ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्यों समाप्त हो जाएगा? क्योंकि सूर्य के पास जितनी भी हाइड्रोजन है, सूर्य के क्रोर में जितनी भी हाइड्रोजन है, वह हाइड्रोजन धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो रही है? हीलियम में। और जब पूरी हाइड्रोजन, जब सारी की सारी हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाएगी तो उस समय सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया के द्वारा सूर्य को ऊर्जा प्राप्त हो रही है और सूर्य की ऊर्जा का उपयोग हम लोग कर रहे हैं। दूसरा हो गया नाभिकीय विखंडन, जैसे यूरेनियम 238 और 92। इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है कि जब हम यूरेनियम जैसे ये है पदार्थ और यहाँ पे परमाणु भार लिखा जाता है, ऊपर पे नीचे पे परमाणु क्रमांक लिखा जाता है। आप चाहें तो किसी भी तत्व के लिए X कर दिया, और अगर परमाणु भार लिखना है तो हम उसको A से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और परमाणु क्रमांक को Z से। ठीक है। तो जब यूरेनियम में न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है, न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तो यह हल्के नाभिक में टूटता है। ठीक है। और यूरेनियम के इस क्रिया के द्वारा एक हीलियम का नाभिक निकलता है, जो हीलियम जो है वो अल्फा कण के रूप में प्राप्त होता है। तो ये हो गया, मान लीजिए ये एक पदार्थ है, इसमें से एक अल्फा कण निकल रहा है। अल्फा कण निकलेगा तो क्या हो जाएगा? इसका जो पदार्थ बनेगा वो हो जाएगा A-4 और Z परमाणु क्रमांक इसका 2 कम हो जाएगा। तो परमाणु भार में इसके 4 की कमी आई और परमाणु भार में 2 की कमी आई। ठीक है। ये हो गया प्लस हीलियम 4 और 2। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को अगर हमको लिखना है तो हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। ये किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का ये तरीका है। ठीक है। अब इसके पश्चात नाभिकीय अभिक्रिया में हमने दोनों प्रकार पढ़ लिया। अब रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिवता सबसे पहले 1896 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बैकुरल। क्या नाम था? बैकुरल। रेडियो एक्टिवता 18वीं सदी में 1896 में वैज्ञानिक थे हेनरी बैकुरल करके। फ्रांस के रहने वाले थे। उन्होंने एक पदार्थ लिया था पोटेशियम यूरेनिल सल्फेट। कौन सा पदार्थ लिया?
पोटेशियम यूरेनिल सल्फेट। और इस पर ये प्रयोग कर रहे थे। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रयोग कर रहे थे। एक दिन बादल आ गए, है ना। जब बादल आ गए तो उन्होंने वो प्रयोग नहीं किया और उस पदार्थ को कहाँ रख दिया? उस पदार्थ को उन्होंने अब टेबल के ड्रॉअर में रख दिया। उस ड्रॉअर में कुछ फोटोग्राफिक प्लेट भी रखी हुई थी। तो कुछ समय के पश्चात उन्होंने क्या देखा कि ये जो पोटेशियम यूरेनिल सल्फेट है, इसके द्वारा वो जो फोटोग्राफिक प्लेट थी वो खराब हो गई है। मतलब इससे कुछ किरणें निकली होंगी जो क्या कर रही हैं? उस फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर रही हैं, है ना। तो इस पदार्थ के द्वारा कुछ विशेष प्रकार की किरणें निकली जो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं और यही किरणें गैसों को आयनित करने का भी काम करती हैं। किसने बताया ये? हेनरी बेकुरेल ने। कब बताया? जब वो इस पदार्थ के ऊपर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रयोग कर रहे थे, है ना। और जब एक दिन प्रकाश नहीं था तो उन्होंने उसको रख दिया था ड्रॉअर में। तो क्या पता चल रहा है कि ये जो पदार्थ है, इसमें जो ये यूरेनियम नामक पदार्थ होता है, ये यूरेनियम नामक पदार्थ से कुछ विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं जो क्या कर रही हैं? फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर रही हैं। इसी के बारे में आगे मैडम क्यूरी और इनके पति पियरे क्यूरी। मैडम क्यूरी पोलैंड की रहने वाली थी और इनके साथ इनके पति पियरे क्यूरी, इन दोनों ने मिलकर के ये देखा कि ऐसा ही जैसे ये यूरेनियम से किरणें निकल रही हैं, ऐसे ही किरणें रेडियम से भी निकल रही हैं। रेडियम नामक पदार्थ से भी इस प्रकार की किरणें निकल रही हैं, है ना। तो क्या देखा कि जब रेडियम से इस प्रकार की किरणें निकलती हैं, उस किरणों का अध्ययन उन्होंने किया और ये बताया कि किसी तत्व से, वो तत्व कौन सा था? रेडियम। रेडियम से कुछ विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, जो गैसों को आयनित करती हैं और जिनमें किसी चीज को भेदने की क्षमता, जैसे एक्स किरणें, है ना, एक्सरे के समान ये भी काम करती हैं। ठीक है। तो मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी को इसके लिए रेडियम की जो खोज की थी और रेडियम की खोज करके उन्होंने ये बताया था कि इससे कुछ विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं। तो वे पदार्थ जिनसे कुछ विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं जो गैसों को आयनित करती हैं, जो विद्युतीय क्षेत्र में को प्रभावित करती हैं और गैसों को आयनित करती हैं, विद्युतीय क्षेत्र को प्रभावित होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र में भी प्रभावित होती हैं, है ना। इन किरणों को निकलने वाली किरणों को, चूंकि ये रेडियम के द्वारा प्राप्त हुई थी, तो इसको कहा गया, इस तरीके के पदार्थ को कहा गया रेडियो एक्टिव पदार्थ। वे पदार्थ जिनसे विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं, इन पदार्थों को कहा गया रेडियो एक्टिव पदार्थ। और इन पदार्थों से निकलने वाले इन किरणों को या इस घटना को रेडियो एक्टिवता कहा गया। ठीक है। तो रेडियो एक्टिवता, वास्तव में रेडियो एक्टिवता क्या है? रेडियो एक्टिवता कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे स्वतः अपने आप कुछ विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं और इन किरणों के द्वारा फोटोग्राफिक प्लेट प्रभावित होती है, गैस आयनित हो जाती है, विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र में ये विक्षेपित हो जाती है। तो इस प्रकार की किरणों को कहा गया रेडियो एक्टिव किरण, इस गुण को कहा गया रेडियो एक्टिवता और उस पदार्थ को कहा गया रेडियो एक्टिव पदार्थ। ठीक है। इसके लिए रेडियो एक्टिवता की खोज करने के लिए, इसको रेडियो एक्टिवता के साथ कभी कभी रेडियो धर्मिता भी कहा जाता है। ठीक है। तो कभी जैसे रेडियो धर्मिता करके पूछ रहा है तो भी आपको क्या काहे के बारे में बताना है? रेडियो एक्टिवता को ही रेडियो धर्मिता भी कहा जाता है। इसके लिए मैडम क्यूरी और उनके पति को नोबेल पुरस्कार मिला था।
विश्व का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा जो पुरस्कार है नोबेल प्राइज, वह 1911 में मैडम क्यूरी और उनके पति पीरे क्यूरी को दिया गया था। एक और बात बताऊं, केवल इन्हीं का परिवार, केवल क्यूरी परिवार ही ऐसा है जिसमें 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। मैडम क्यूरी की जो बेटी थी उसे भी भौतिक शास्त्र के लिए बाद में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो रेडियो एक्टिविता के बारे में अपन पढ़ रहे थे। रेडियो एक्टिविता अर्थात पदार्थ का वह गुण जिसमें किसी तत्व के द्वारा विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं, और चूंकि इसके बारे में सबसे पहले रेडियम तत्व में मैडम क्यूरी ने बताया था, इसीलिए इस गुण को, जिसमें किसी विशेष प्रकार की किरणें निकलना, रेडियो एक्टिवता कहलाता है। ये घटना जो है रेडियो एक्टिवता कहलाती है और उस पदार्थ को कहा जाता है रेडियो एक्टिव तत्व। ठीक है, अब तक लगभग 40 रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज हो चुकी है ना। 40 रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज की जा चुकी है। तो जो पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, उनसे स्वतः किरणें निकलती रहती हैं, है ना। तो इन किरणों के बारे में फिर अध्ययन किया होगा। उसके पहले एक बार इसकी यूनिट बता देती हूँ, इकाई, रेडियो एक्टिविटी की इकाई। चूंकि मैडम क्यूरी ने इसके बारे में सबसे पहले देखा था और बैकुरल ने बताया था, है ना, रेडियो एक्टिविटी नाम मैडम क्यूरी ने सबसे पहले दिया, इसके बारे में खोज किया था बैकुरल ने। तो रेडियो एक्टिविटी की इकाई 1 ग्राम रेडियम को 1 सेकंड में जितना विघटन होता है वह उसकी इकाई कहलाता है। 1 ग्राम रेडियम 1 सेकंड में जितना विघटित होता है वह क्या कहलाता है, वो रेडियो एक्टिविटी की इकाई कहलाता है, जिसको हम CI से प्रदर्शित करते हैं। तो ये इकाई CI से प्रदर्शित कर रहे हैं, क्यूरी। ठीक है, 1 क्यूरी बराबर होता है, 1 क्यूरी बराबर 3.7 गुणित 10 की घात 8, 3.7 गुणित 10 की घात 8 बैकुरल। ठीक है, तो 1 क्यूरी बराबर 3.7 गुणित 10 की घात 10 है, 10 की घात 10। 1 क्यूरी बराबर 3.7 गुणित 10 की घात 10 बैकुरल। ठीक है, तो ये हो गई रेडियो एक्टिविटी की इकाई यानी 1 ग्राम रेडियम लिया, वो 1 सेकंड में उससे जितनी किरणें निकल रही हैं वो क्या कहला रहा है, विघटन हो रहा है उसका, वो उसकी इकाई कहला रही है ना। और इसको काहे में नापते हैं, AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हो गया रेडियो एक्टिविटी और उसकी इकाई। अब इसके बारे में अधिक जानकारी कि रेडियो एक्टिव तत्व से कौन कौन सी विकिरण उत्सर्जित हो रहा है, उसके बारे में रदरफोर्ड ने देखा था, उन्होंने अध्ययन किया था। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड ने एक लेड का बॉक्स लिया, और उस लेड के बॉक्स में इस रेडियो एक्टिव तत्व को रख दिया, है ना। वो रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम भी हो सकता है, यूरेनियम भी हो सकता है, और भी कोई बहुत सारे तत्व हैं, है ना। रेडॉन, जैसा पहले पढ़ा चुकी हूँ मैं, रेडॉन अक्रिय तत्व है, वो भी रेडियो एक्टिव तत्व है, एस्टाटिन रेडियो एक्टिव तत्व है। तो कोई भी एक रेडियो एक्टिव तत्व को इस लेड के बॉक्स में रख दिया और विद्युत प्रवाहित की,
तो ये देख रहे थे कि कुछ किरणें तो ऐसी हैं जो यहाँ से सीधे निकल जाती हैं, कुछ किरणें ऐसी हैं जो किसी क्षेत्र की तरफ विक्षेपित होती हैं। कुछ किरणें और ऐसी हैं, दोनों बराबर हो गया क्या? यहाँ पे छोटा कोण बन रहा है, यहाँ पे बड़ा कोण बन रहा है। कम विक्षेप के साथ जो किरण इधर जा रही है ऋण प्लेट की ओर, ठीक है, ये ऋण प्लेट है, ऋण प्लेट की ओर जा रही है, क्योंकि हमने इसमें विद्युत प्रवाहित किया है ना, तो दो आवेश होंगे, है ना, एक ऋण आवेशित प्लेट और दूसरी धन आवेशित प्लेट। तो ऋण प्लेट की ओर जो जा रहे हैं वो किस प्रकार के कण होंगे? धन आवेशित कण होंगे, और इन धन आवेशित कणों को कहा गया अल्फा कण, ठीक है। तो ये जो किरण बन रही है, ये किरण कौन सी किरण कहला रही है? अल्फा किरण कहला रही है। दूसरा, कुछ ज्यादा विक्षेप के साथ धन प्लेट की ओर, धन प्लेट की ओर विक्षेपित हो रहा है, इसका एंगल बड़ा है, इसका कोण बड़ा है, इस किरण को कहा जाता है बीटा किरण। और तीसरा, जो दोनों विद्युतीय क्षेत्र की ओर विक्षेपित ना होकर के सीधे चले जाती है, इस किरण को कहा जाता है गामा किरण। तो रदरफोर्ड ने क्या किया? लेड का बॉक्स लिया, उसमें रेडियोएक्टिव तत्व को रख दिया और विद्युत प्रवाहित की। क्या देख रहे थे? ये देखा कि तीन प्रकार की इसमें से किरणें निकल रही हैं। कुछ किरणें धन प्लेट की ओर आकर्षित हो रही है, कुछ ऋण प्लेट की ओर आकर्षित हो रही है, और कुछ दोनों प्लेट की ओर आकर्षित ना होके सीधे निकल जा रही है। तो क्या पता चला इससे? जो धन प्लेट की ओर आकर्षित हो रही है वो ऋण आवेशित होगी, वो बीटा किरण थी। दूसरी, जो ऋण प्लेट की ओर आकर्षित हो रही है वो धन आवेशित अल्फा किरण थी, और जो दोनों ही प्लेट की ओर आकर्षित नहीं हो रही है, सीधे चले जा रही है, वो किरण थी गामा किरण। तो ये तीन प्रकार की किरणें थी, है ना। अब यहाँ के जो कोण हैं, ये कोण का भी ध्यान रखिएगा। अल्फा कण कुछ छोटे कण कोण के द्वारा विक्षेपित होता है, और ये बीटा किरण जो होती है वो ज्यादा झुकते हुए, बड़ा कोण बनाते हुए विक्षेपित हो जाती है ना। तो ये हो गया रदरफोर्ड ने जो अपना प्रयोग किया था वो प्रयोग के बारे में। अब जब ये किरणें निकल रही हैं तो इन किरणों के गुण पता होना चाहिए, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अल्फा किरण के गुण। पहले कौन से पदार्थ के गुण पढ़ेंगे? अल्फा किरण या अल्फा विकिरण भी बोल सकते हो, अल्फा विकिरण के गुण पढ़ेंगे, ठीक है। अल्फा किरणें किस प्लेट की ओर आकर्षित हो रही हैं? ऋण प्लेट की ओर आकर्षित हो रही है। तो आवेश कौन सा होगा इसमें? हम क्या बोल सकते हैं कि ये धन आवेशित कणों से मिलकर बनी हुई होगी। अल्फा किरणें जो हैं वो धन आवेशित कणों से मिलकर के बनी होगी। जब इस एक अल्फा कण का भार देखा तो ये देखा कि वो हीलियम के भार के बराबर है। हीलियम का भार कितना है? हीलियम का भार बोलो 4 AMU, है ना। तो हीलियम के भार के बराबर है। जब हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं, है ना, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं। हीलियम का भार कितना हो गया? 4 हो गया, क्योंकि अपने को पता है कि परमाणु का समस्त भार कहाँ उपस्थित होता है? उसके नाभिक में रहता है ना। तो और इसमें से 2 अल्फा हीलियम में से के जो कण है या अल्फा किरण जो है, इस कण को अगर हम देख रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि हीलियम के नाभिक के समान है। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जाते हैं, तो ये आवेशित हो जाएगी, है ना। कौन से आवेशित हो गई?
ऋण आवेश को निकाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला यानी 2 ऋण आवेश निकाला, तो कौन सा आवेश बढ़ा? धन आवेश। तो इनके पास 2 आवेशित तो है, कितना आवेश है? 2 धन आवेश है। अल्फा किरणों के पास आवेश कौन सा हो गया? धन आवेश। कितना धन आवेश? 2। क्यों? क्योंकि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, है ना। फिर इसके बाद इसका भार हो गया द्रव्यमान यानी हीलियम के कण के बराबर, मतलब 4 AMU इसका द्रव्यमान हो गया। चूंकि हीलियम का नाभिक का भार भी 4 है, अपन ये बोल सकते हैं कि इसका द्रव्यमान हीलियम के भार के बराबर है। अब इसके बाद इसका वेग, जो अल्फा किरणें निकल रही हैं ये बहुत तेजी से गति करती हैं और इनकी गति बहुत तेज होती है, प्रकाश के वेग के 1/10 गुना। अल्फा किरणों का वेग कैसा होता है? अल्फा किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 भाग होता है, ठीक है, 1/10 गुना होता है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। प्रकाश का वेग मालूम है क्या किसी को? चलिए, इसके बाद इनकी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसको बोलेंगे? गतिज ऊर्जा, चूंकि एक किरणें निकल रही हैं और बहुत तेजी से गति कर रही हैं तो इसके कारण इसमें कुछ ऊर्जा हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा जो होती है ये बहुत अधिक होती है और इसकी गतिज ऊर्जा होती है लगभग 4.9। गतिज ऊर्जा, ये तो प्रकाश का वेग, ये वेग हो गया है ना। अब गतिज ऊर्जा 4.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसकी गतिज ऊर्जा होती है। अर्थात एक कण भारी है तो गतिज ऊर्जा भी बहुत अधिक होगी। गतिज ऊर्जा के बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी भेदन क्षमता। भेदन क्षमता, क्योंकि जो बैकुरल ने प्रयोग किया था तो उन्होंने ये देखा था ना कि ये वो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर रही है, यानी जिसमें रखी हुई थी उसको भेद करके तो वहां तक पहुंची होगी, तो इसमें भेदन क्षमता भी होती है। परंतु इसकी भेदन क्षमता, चूंकि ये भारी है तो भेदन क्षमता कैसी होगी? अधिक की कम हो जाएगी। तो इनकी भेदन क्षमता लगभग 0.1 mm, 0.1 मिलीमीटर एल्यूमिनियम की शीट को भेदने की क्षमता होती है। भेदन क्षमता कैसी होती है इसकी? लगभग 0.1 mm मोटी जो शीट होती है एल्यूमिनियम की चादर, है ना, उस चादर को भेदने की क्षमता होती है। कम है, क्यों कम है? क्योंकि भारी कण है ना, तो भारी कण होने के कारण इसकी भेदन क्षमता कम हो जाती है। भेदन क्षमता के बाद गैसों को आयनित करने की क्षमता। गैसों को आयनित करना, आयनन क्षमता। गैसों को आयनित करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इनमें अल्फा किरणों में गैसों को आयनित करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। और क्यों अधिक होती है? क्योंकि ये कण भारी है और इनके पास बहुत अधिक ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा बहुत अधिक है ना। उच्च ऊर्जा होने के कारण ये गैस के अणुओं से टकराएगी और गैस के अणु को में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी। तो क्या हो गया? आयनित हो गया ना, आयन में परिवर्तित हो गई गैस। इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा किरणों की गैसों को आयनित करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। और बहुत अधिक होने का कारण अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? क्यों अधिक होती है? क्योंकि इनके पास उच्च गतिज ऊर्जा होती है, ये कण भारी होते हैं और जब ये किससे टकराएंगे? गैस के अणुओं से टकराएंगे तो गैस के अणु से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, तो गैस कैसी हो गई? आयनित हो गई, है ना। तो इस तरीके से इसमें आयनन क्षमता भी, गैसों को आयनित करने की क्षमता भी बहुत अधिक है।
और ये तो बता ही चुकी हूँ कि अल्फा कण धन आवेशित है, तो ये विद्युतीय क्षेत्र में किस ओर आकर्षित हो रहे हैं, ऋण प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं, है ना। तो ये हो गया इसके गुण। इसमें एक और गुण है, वो है फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करना। तो सबसे अधिक फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करने का काम कौन करती है? जिंक सल्फाइड की प्लेट और फोटोग्राफिक प्लेट दोनों ही को अल्फा किरणें प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो अल्फा किरणों के जो गुण हैं ये आपको बता चुकी, दोहराने की जरूरत तो नहीं है। चलिए अब इसके पश्चात पढ़ेंगे हम बीटा किरणों के गुण। बीटा किरण या बीटा विकिरण, है ना। तो इसके क्या गुण होंगे? सबसे पहला, किस प्लेट की ओर आकर्षित हो रही है? चित्र में अपने को दिखाई दे रहा है, धन प्लेट की ओर आकर्षित हो रही है, अर्थात यह ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होगी। ऋण आवेशित कण, कौन सा कण होता है? इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ऋण आवेशित कण से मिलकर बनी हुई है। और इलेक्ट्रॉन का भार, परमाणु की संरचना पढ़ाते समय मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन का भार बहुत कम या नगण्य होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, 100 ग्राम शक्कर ले लीजिए, ठीक है। 100 ग्राम शक्कर लिया, उस 100 ग्राम शक्कर में से एक कण शक्कर का अगर हम निकाल देते हैं तो उसके भार में कितना परिवर्तन आएगा? उसके भार में परिवर्तन नगण्य हो जाता है। इसी तरीके से जो ये बीटा कण है, इसका भार बहुत कम होता है, जिसको हम नगण्य मान सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, बीटा किरणें ऋण आवेशित कण से मिलकर बनी है, इसीलिए धन प्लेट की ओर आकर्षित होती है। हाँ, इसका आवेश कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश पाया जाता है? एक ऋण आवेश, ठीक है। तो एक ऋण आवेश पाया जाएगा इसमें। इसके बाद इसका वेग, बीटा किरणों का जो वेग है ये भी बहुत तेजी से गति करती हैं। बीटा किरणें भी बहुत तेजी से गति करती हैं और इनका वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर। वेग कैसा है? प्रकाश के वेग का लगभग बराबर होता है ना। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बहुत तेजी से ये भी गति करते हैं, तो इसके कारण उत्पन्न ऊर्जा, अगर हम गतिज ऊर्जा देखें तो इसकी गतिज ऊर्जा 0.5 से लेकर के 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ये हो गया इसकी गतिज ऊर्जा। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि बीटा किरणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वह अल्फा किरणों के अपेक्षाकृत कम होती है। क्यों कम है? क्योंकि ये हल्के कण है, हल्के होने के कारण इसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। गतिज ऊर्जा के पश्चात हम पढ़ेंगे भेदन क्षमता। भेदन क्षमता, जो बीटा कण होते हैं, बीटा कणों की भेदन क्षमता अल्फा किरणों की भेदन क्षमता की तुलना में 10 गुना अधिक होती है। हल्का होने के कारण अधिक भेदने की क्षमता अधिक हो जाएगी, है ना। और अधिक होती है तो ये 1 mm एल्यूमिनियम की मोटी शीट को भेद सकते हैं।
भेदन क्षमता लगभग 1 mm एल्यूमिनियम की जो चादर होती है उस चादर को भेदने की क्षमता इसमें होती है। गैसों को आयनित करने की क्षमता, गैसों को चूंकि हल्की किरणें हैं अतः गैसों को आयनन करने की क्षमता कम हो जाएगी। तो गैस को आयनित तो कर रही हैं लेकिन अल्फा किरणों की तुलना में कम, है ना। तो ये गैसों का आयनित करने की क्षमता है। इसके पश्चात चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेप, तो ये शुरू में ही मैं आपको बता चुकी हूँ, धन प्लेट की ओर आकर्षित हो रही है ना। इसके बाद फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करने की क्षमता। ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित तो करती हैं लेकिन अल्फा किरणों की तुलना में कम। फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर रही हैं लेकिन अल्फा किरणों की तुलना में कम प्रभावित करती हैं। तो ये हो गए बीटा किरणों के गुण, ठीक है। तो अल्फा किरणें और उसके बाद अपन ने पढ़ा बीटा किरण। इसके पश्चात हमको पढ़ना है गामा किरणों के गुण, वो मैं नेक्स्ट कालखंड में पढ़ाऊंगी। थैंक यू।